नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम उपस्थित हैं एक बार फिर से आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ 30 कदम 2.0 सीरीज़ को लेकर के। और आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतिम चैप्टर, और आप ये कह सकते हो कि मध्यकाल और एंशंट के बीच का वो चैप्टर था, है ना, जिसमें राजपूत काल के बारे में पढ़ा जाता है। हालांकि उसको शुरू में भी डाला जा सकता था, लेकिन हमने उसको आखिरी में डाला है। मध्यकाल के राजपूत राजवंश, बंगाल के कुछ राजवंश और कुछ कश्मीर के राजवंशों से क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके समक्ष लाएंगे। और ये 30 क्वेश्चन में हम प्रयास करेंगे कि सारे राजपूत राजवंश, बंगाल और कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट राजवंश हैं, हम उनके बारे में एक विस्तृत चर्चा कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन राजपूत काल से। चलिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन राजपूतों की उत्पत्ति से है ना। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ राजपूत। पहला, अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य वंशों की उत्पत्ति माउंट आबू के अग्निकुंड से मानी जाती है। बिल्कुल सही। यह आपको चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो में मिलेगा। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो में एक महान अग्निकुंड सिद्धांत का आपको मिलेगा, ठीक है, उदाहरण। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पहला। दूसरा, औपनिवेशिक इतिहासकारों ने राजपूतों को मध्य एशियाई शकों, हुणों का वंशज माना है। कॉलोनियल हिस्टोरियन कंसिडर राजपूत टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल एशियन सीथियंस एंड हुणास। अब यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट करेक्ट लिया जाएगा, क्योंकि जो औपनिवेशिक काल के इतिहासकार हैं, ठीक है, उन्होंने क्या माना है, मतलब औपनिवेशिक हिस्टोरियंस जो है या कॉलोनियल बैकग्राउंड के जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इस चीज़ को माना है कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे, जैसे कुषाण, शक, हुण एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके जो वंशज थे, जो कि एक लड़ाकू जाति थी, वो भारतीय समाज में शामिल हो गई और राजपूतों के हिस्से में आ गई, राजपूतों के पार्ट बन गई, या क्षत्रियों के पार्ट बन गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी, या सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो अंतिम स्टेटमेंट है, आधुनिक इतिहास लेखन राजपूतों को मूलतः आदिवासी क्षत्रिय मिश्रण का परिणाम मानते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, क्योंकि बहुत सारे जनजातियां हैं, जैसे भील, ठीक है, जैसे भील, और भी कुछ जनजातियां हैं जो कि उनके कुछ हिस्से जो है राजपूतों के यानी कि क्षत्रियों के पार्ट बने हुए थे, उनके साथ उनका मैत्री संबंध था। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल भी है, जो है डी ऑप्शन में सही। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। राजपूतों के सामाजिक संगठन के बारे में कौन सा कथन सबसे सटीक बैठता है? विच स्टेटमेंट अबाउट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजपूत इज मोस्ट एक्यूरेट? पहला, राजपूत एक सजातीय समुदाय थे। राजपूत वर होमोजीनियस कम्युनिटी, मतलब क्या एक ही जाति से पैदा हुए हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत अलग अलग जातियों से आए थे। दूसरा, राजपूत विभिन्न जातीय और क्षेत्रीय समूहों को एकीकृत वर्ग थे। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, आगे देख लेते हैं। सभी राजपूत मूलतः गुर्जर मूल के थे। और राजपूत वर ओरिजिनली ऑफ गुर्जर ओरिजिन, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक ही गुर्जर प्रतिहार से तो नहीं आए थे, सब अलग अलग आए थे, है ना। और डी, राजपूत केवल क्षत्रियों से आए थे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक, जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट माना जाता है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, वो ये है सामंतवादी व्यवस्था के जनक है राजपूत।
ठीक, हम इसी क्लास में चर्चा विशेष रूप से लंबे क्लास के दौरान करते हैं, अभी तो फिलहाल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इतना याद रखिए कि राजपूतों की उत्पत्ति का सबसे ऑथेंटिक जो हमारे पास कारण है वो है सामंतवादी व्यवस्था या फ्यूडलिस्टिक सिस्टम, फ्यूडलिस्ट सिस्टम। ये इसके राजपूतों की उत्पत्ति के सबसे इंपॉर्टेंट कारण माने जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, विभिन्न मिश्रित जातियों के वर्ग से ये बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, उनकी उत्पत्ति के कथन के बारे में यहाँ पर है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। पहला, प्रतिहार शब्द लक्ष्मण को राम का द्वारपाल डोर कीपर मानने की परंपरा से जुड़ा हुआ है। द वर्ड प्रतिहार इज लिंक्ड टू द ट्रेडिशन ऑफ कंसीडरिंग लक्ष्मण एज राम्स डोर कीपर। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, हालांकि ये तो पौराणिक बात है कि लक्ष्मण जी खुद राम जी के द्वारपाल के रूप में थे, तो उनके वंशज जो है वो कहलाए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जब राष्ट्रकूट शासक जो होते थे, इनके प्रतिहारी के रूप में काम करते थे। ये प्रतिहारी का मतलब डोर कीपर या इनके गार्ड, इनके रक्षक के रूप में काम करते थे, और यही बाद में स्वतंत्र होकर के प्रतिहार राजवंश की स्थापना करते हैं। राष्ट्रकूटों के ये वो थे, ठीक है, प्रतिहारी थे, तो यहीं से प्रतिहार शब्द आया, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, प्रतिहार शासकों ने स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है। प्रतिहार रूलर क्लेम्ड टू बी सूर्यवंशी क्षत्रियास, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, वो अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते थे। तीसरा, आधुनिक इतिहासकार प्रतिहारों को केवल विदेशी गुर्जर मूल का शुद्ध उदाहरण मानते हैं। मॉडर्न हिस्टोरियंस कंसीडर प्रतिहार्स एज प्योरली ऑफ ओरिजिन ऑफ गुर्जर। देखो, जो गुर्जर एरिया है ना, गुर्जर राजस्थान का एरिया है, राजस्थान में उस एरिया का पर्टिकुलर नाम है गुर्जर। गुर्जर, उस एरिया में रहने वाले लोगों को, वहां की जो जाति थी उसको गुर्जर कहते थे, गुर्जर में रहने वाले गुर्जर जाति, और इसी के समकालीन प्रतिहार राजवंश पैदा हुआ, और यही दोनों मिलकर के हो गए गुर्जर प्रतिहार। आई बात समझ में? और फिर बाद में ये गुर्जर जो है वापस से एक स्वतंत्र जाति के रूप में वापस अलग हो गई, और अभी दोनों के बीच में थोड़ा क्लैश आपको देखने को मिलेगा। जैसे मिहिर भोज के नाम से राजा आपको मिलेंगे प्रतिहार राजवंश के, तो इनको लेकर के दोनों में मान्यता है कि प्रतिहार कहते हैं कि ये हमारे थे, गुर्जर कहते हैं कि वो हमारे थे, एक्चुअल में वो दोनों के ही थे, है ना। तो ये लड़ने का कोई मतलब का वहां पर चीजें है नहीं। तो प्रतिहार शासक स्वयं को सूर्यवंशी तो ठीक है, और इतिहासकार प्रतिहारों को केवल विदेशी गुर्जर मूल का शुद्ध उदाहरण मानते थे, ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1 और 2 सही है, ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो याद रखिएगा, आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ये त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के संदर्भ में है, ठीक है। ये लगभग आपको मिलेगा 8th to 10th सेंचुरी के बीच में। यूपी में एक जगह है कन्नौज, और कन्नौज में एक राजवंश था आयुध, क्या नाम से? आयुध। हर्षवर्धन के जाने के बाद ये जो कन्नौज था वो खाली था मतलब कि वहां पर कोई महत्वपूर्ण और ताकतवर शासक नहीं था, तो वहां पर आयुध राजवंश का राज्य था। और जब ये राजवंश कमजोर हुआ, या ऑलरेडी कमजोर ही था, तो वहां पर 3 राजवंश आपस में टकराए इस कन्नौज की प्राप्ति के लिए, ठीक है। एक तरफ राजस्थान से गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, नीचे महाराष्ट्र तरफ से राष्ट्रकूट, और बंगाल का पाल। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये 3 राजवंश आपस में भिड़े किसके लिए? आयुध राजवंश या फिर कन्नौज के लिए, और इसी को बोलते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या
त्रिपक्षीय संघर्ष। अब इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, देख लेते हैं क्या पूछा है। प्रतिहारों का मुख्य संघर्ष पाल और राष्ट्रकूट वंशों से था, तो बिल्कुल सही है, हम यहां देख पा रहे हैं उस चीज को। दूसरा, इस संघर्ष का प्रमुख केंद्र कन्नौज था, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा, प्रतिहार इस संघर्ष में कभी भी कन्नौज पर अधिकार नहीं कर पाए, तो यह स्टेटमेंट गलत है। शुरू भी प्रतिहारों ने किया था और अंत भी प्रतिहारों ने किया था। अंत किसने किया था इसका? अंत किया था मिहिर भोज ने, और मिहिर भोज जो कि प्रतिहार राजवंश का था, इसी ने कन्नौज पर अंतिम रूप से विजय प्राप्त करी थी और त्रिपक्षीय संघर्ष का विजेता बना था। आपके लिए एक स्टेटमेंट यह है, क्वेश्चन ये है कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस राजपूत शासक ने करी थी या प्रतिहार शासक ने करी थी? आपको स्टेटमेंट के हिसाब से आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा एक सेकेंड, आंसर क्या होगा इसका? तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, तो फर्स्ट में ऑप्शन है 1 और 2 करेक्ट है। चलिए आगे पढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? मिहिर भोज या भोज प्रथम के शासन काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीजन ऑफ मिहिर भोज या भोज। फर्स्ट, पहला, उसने आदि वराह की उपाधि धारण करी थी। ही एज्यूम्ड द टाइटल आदि वराह, स्टेटमेंट करेक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके सिक्कों पर वराह, सुअर की, जो वराह था जंगली सुअर की आकृति होती थी, जो कि भगवान विष्णु के बराह अवतार का प्रतीक है, तो वो स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा, अरब इन्वेजन वर स्टॉप्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। उसके काल में अरब आक्रमणों को उत्तर भारत में रोका गया था, बिल्कुल सही। इसके समय बहुत सारे अरब आक्रमण हुए थे जिसको यहाँ पर रोका गया था, ठीक है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और सी ऑप्शन में अवेलेबल है 1, 2, 3, तीनों ही करेक्ट है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सी आंसर आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? अरब आक्रमणों के संदर्भ में गुर्जर प्रतिहार की भूमिका के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ गुर्जर प्रतिहार रिगार्डिंग अरब इन्विजन। तो अरबों के इन्विजन पर हमें यहां पर विचार करना है। पहला, प्रतिहारों ने सिंध से आगे अरबों की प्रगति को रोक दिया। ये स्टेटमेंट क्या सही है? बिल्कुल सही है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश, जीपी लिख देता हूं मैं, ये वो राजवंश है जिसने लगभग 7th सेंचुरी से लेकर के 10th सेंचुरी के बीच में जितने भी अरब आक्रमण हुए उसको रोकने का प्रयास किया था उत्तर पश्चिम प्रांत से, ठीक है। जैसे आप अगर मैप देखते हैं भारत का इस टाइप का, और ये थोड़ा हटा दिए, उस समय का मैप कुछ अलग था, ये इस प्रकार का मैप, ठीक है। ये जो बॉर्डर एरिया था ये पूरा ये प्रतिहारों का था, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रहरी की तरह काम करते थे भारत के, और इस तरफ ये जो कश्मीर वाला इलाका था, ये पूरा इलाका यहाँ से लेकर के ये पूरा इलाका, ये इतना बड़ा, ये किसका था? हिंदू शाही डायनेस्टी का, हिंदू शाही राजवंश। तो ऊपर से इन्होंने भारत को प्रोटेक्ट करके रखा था और नीचे से प्रतिहारों ने। तो दो भारत के मेन प्रोटेक्टर थे जो मध्यकाल की शुरुआत में भारत को संभाले रखे हुए थे, ऊपर में हिंदू शाही और नीचे में प्रतिहार, याद रखिएगा। तो प्रतिहारों ने सिंध से आगे अरबों की प्रगति को रोक दिया था, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, अरब लेखक मसूदी ने, अल मसूदी उनका पूरा नाम है, अल मसूदी ने प्रतिहार राजा मिहिर भोज को अल बौरा कहा, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही, मतलब एक बड़ा राजा उसका मतलब होता है अल बौरा का मतलब। और तीसरा, यह प्रतिरोध उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता का कारण बना। दिस रेजिस्टेंस लीड टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया का मतलब ये पूरा इलाका, ये वाला। अब चूंकि इस साइड से इन्वेडर्स आ नहीं पा रहे हैं भारत के अंदर, तो ये इलाका कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा, स्थायी रहेगा, स्थिर रहेगा। तो क्या हो? स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यह प्रतिरोध उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता का कारण भी बनता है। तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, डी ऑप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। What was the historical significance of the हिंदू शाही डायनेस्टी? हमने अभी चर्चा करी है, हिंदू शाही राजवंश को ऐतिहासिक महत्व क्या रहा? भारत तुर्क सहयोग बिल्कुल नहीं, दोनों विरोधी थे। उत्तर पश्चिम भारत की रक्षा, ये स्टेटमेंट ले सकते हैं। समुद्री विस्तार बिल्कुल नहीं, और बौद्ध पुनरुत्थान तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो एक ही आपको दिख रहा आंसर बी, उत्तर पश्चिम यानी कि डिफेंस ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुर्जर प्रतिहार आर्किटेक्ट। अब यहाँ पर आर्किटेक्ट के संबंध में है, स्थापत्य के संबंध में है। पहला, प्रतिहार काल में नागर शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ या विकसित हुए, सही स्टेटमेंट है। नागर स्टाइल टेम्पल्स डेवलप्ड ड्यूरिंग दी प्रतिहार पीरियड, तो यहाँ पर आप समझिएगा कि भारत में जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में किस प्रकार के मंदिर स्थापत्य स्थापित हुए? नागर स्टाइल के। ठीक है, कौन से स्टाइल के? नागर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, खजुराहो मंदिर पूर्णतः प्रतिहारों द्वारा निर्मित थे, बिल्कुल गलत। खजुराहो टेम्पल वर बिल्ट एंटायरली बाय प्रतिहार्स, क्योंकि जो खजुराहो के टेम्पल है वो चंदेलों की देन है, चंदेल शासकों की। ठीक है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा, ओसिया यानी कि राजस्थान प्रतिहार स्थापत्य का मुख्य केंद्र था, बिल्कुल गलत। चलिए, तो इनका स्थापत्य जो है ओसिया या राजस्थान के आसपास नहीं था। ठीक है, बहुत सारे इनके स्थापत्य जो है आपको मध्य भारत के आसपास देखने को मिलेंगे, और या फिर आपको मिलेंगे कन्नौज के आसपास। कहाँ पर? कन्नौज के आसपास। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओनली वन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सिर्फ एक आंसर सही है, पहला वाला। चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द चौहान डायनेस्टी। चौहान वंश की उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, चौहान वंश स्वयं को अग्निकुल राजपूत मानते थे, बिल्कुल सही। तो चौहान कंसिडर्ड देमसेल्फ एज अग्निकुल राजपूत। ठीक है, तो अग्निकुंड से भी उत्पत्ति हुई थी इनकी, और स्वयं को अग्निकुल से भी मानते थे। दूसरा, चौहान वंश का प्रारंभिक केंद्र शाकंभरी था। द इनिशियल सेंटर ऑफ द चौहान डायनेस्टी वॉज शाकंभरी, इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता था? चौहान ऑफ शाकंभरी। शाकंभरी के चौहान कहा जाता था इनको। ठीक है, राजस्थान में इनकी शुरुआती जो जमीन थी वो यहीं पे थी, है ना। नेक्स्ट, आधुनिक इतिहासकार चौहानों को विदेशी मूल का शुद्ध उदाहरण मानते थे। तो यहाँ पर विदेशी मूल का तो मानते थे, लेकिन सिर्फ विदेशी मूल कह पाना इनके लिए सही नहीं है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आप आंसर ले सकते हैं, 1 और 2 करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है। विग्रहराज फोर्थ, बीसल देव के नाम से जो फेमस थे राजा, के शासनकाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, उसने अजमेर को एक प्रमुख राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसके काल में संस्कृत साहित्य को संरक्षण मिला। तीसरा, हरिकेली उनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? ही मेड अजमेर अ मेजर पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ये दोनों अजमेर जो था, आप पहले याद रखिए, चौहानों ने बसाया था इसको। राजा अजय राज, कौन? राजा अजय राज ने इसको बसाया था अजमेर को, और बाद में विसल देव के समय पर ये पॉलिटिकल सेंटर बना। इसके अलावा कल्चरल सेंटर भी बना, क्योंकि यहीं अजमेर में उन्होंने क्या बनवाया था? एक सरस्वती मंदिर बनवाया था, जहां संस्कृत की पढ़ाई भी होती थी, और इसी सरस्वती मंदिर में इनकी रचना, जिसका नाम था हरिकेली,
तो हरिकेली के जो पंक्तियां थी वो इसी मंदिर के प्रांगण में लिखी हुई थी। मतलब जैसे दीवारों में लिखा होता ना कोटेशन, तो वैसा कोटेशन इनके यहाँ पर लिखा होता था। और जो महत्वपूर्ण बात यह है आपको समझने वाली कि इसी सरस्वती मंदिर को तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आई बात समझ में, है ना? तो यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला। दूसरा, उसके काल में संस्कृत साहित्य को संरक्षण मिला, बिल्कुल हरिकेली संस्कृत में ही है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। और हरिकेली उनकी प्रसिद्ध रचना है, अभी हमने देखा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम तीनों ही आंसर को करेक्ट ले सकते हैं और डी में ये अवेलेबल भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर है सी, सॉरी डी, 1 2 3। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 तराइन के बैटल के बारे में है। तो तराइन के युद्धों 1191 1192 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। दूसरा, द्वितीय तराइन युद्ध में तुर्क सेना ने संगठित घुड़सवार सेना का प्रयोग किया। तीसरा, पृथ्वीराज की पराजय में जयचंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है थोड़ा मैं ऊपर कर दे रहा हूं, आप लोग को शायद ना दिख पाएगा। पृथ्वीराज चौहान वॉज विक्टोरियस इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ये भी स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, 1191 की बात है। किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। कोई गौरी बोल देता है, गौरी, लेकिन गौरी नहीं है, गोरी है। दूसरा, इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन द तुर्क यूज्ड ऑर्गेनाइज्ड कैवलरी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो तुर्की थे यानी कि गोरी, उसकी सेना जो है वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड कैवलरी यानी कि घुड़सवारों से संगठित थी। और तीसरा, आफ्टर पृथ्वीराज डिफीट चौहान पावर इमीडिएटली एंडेड, पृथ्वीराज के पराजय में, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मैं हिंदी वाले के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश में। अच्छा, एक एक करके दोनों को देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो पृथ्वीराज, अब हिंदी की बात करें तो दोनों, तो 1 और 2 सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, इंग्लिश में हिंदी दोनों में। पृथ्वीराज की पराजय में जयचंद का महत्वपूर्ण योगदान था, ये भी स्टेटमेंट सही है। जयचंद कौन? गेहड़वाल राजवंश। आपने मूवी भी देखा होगा इसका, संयोगिता वाली कहानी है, संयोगिता वाली कहानी, जहां पर पृथ्वीराज चौहान जो है संयोगिता से शादी कर लेता है, जो कि गेहड़वाल वंश के राजा, किसकी बेटी थी? जयचंद की बेटी थी, जयचंद की। और जयचंद इस शादी से बहुत खुश नहीं था, और वो भी उसका अपमान के रूप में वो शादी हुई थी, तो इसलिए वो बहुत खफा था। तो वो जाकर बाद में किससे मिल जाता है? मोहम्मद गौरी से। हालांकि ये कहा जाता है कि ये डिस्प्यूटेड है, इसके लिए कोई विशेष साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल तो योगदान था, तो अभी तो इसको बुक्स के हिसाब से ले सकते हैं, वो माना गया है। तो हिंदी में तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इंग्लिश वाला देख लेते हैं एक बार। आफ्टर पृथ्वीराज डिफीट चौहान पावर इमीडिएटली एंडेड। अब पृथ्वीराज चौहान के बाद क्या चौहानों का जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया था? बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि चौहानों को इनके अंडर काम करना पड़ रहा था, गौरी के अंडर। ये उस समय के जो कंटेम्प्रेरी साहित्य है उसके हिसाब से मैं बता रहा, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इंग्लिश में भी अगर आप देखोगे तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अल्टीमेटली तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पृथ्वीराज चौहान से क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान के प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, सामंतों की सैन्य भूमिका महत्वपूर्ण थी, केंद्रीय सेना स्थायी और पेशेवर थी, भूमि अनुदान प्रथा प्रचलित थी। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। द मिलिट्री रोल ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स वॉज इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, केंद्रीय सेना स्थायी और पेशेवर थी। अब यहाँ पर जो इनकी केंद्रीय सेना थी, सेंट्रल आर्मी, वो बहुत स्थायी और बहुत पेशेवर तो मध्यकाल में नहीं थी, ठीक है। बिखराव इसमें ज़्यादा था और एकता की भी कमी थी थोड़ी सी। और तीसरा, भूमि अनुदान प्रथा प्रचलित थी। द सेंट्रल आर्मी द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट वॉज प्रेवलेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सामंतवाद का दौर था, तो केंद्रीकरण का आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो 1 और 3 सही है, डी ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ले सकते हैं 1 और 3 करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13,
चौहान कालीन साहित्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिटरेचर ड्यूरिंग द चौहान पीरियड। पहला, पृथ्वीराज रासो चौहान शासक की वीरता का वर्णन करता है। पृथ्वीराज रासो डिस्क्राइब द वेलर ऑफ द चौहान रूलर। दूसरा, यह ग्रंथ पृथ्वीराज के समकालीन लेखक द्वारा लिखा गया है। दिस टेक्स्ट वॉज रिटन बाय अ कंटेम्प्रेरी राइटर ऑफ पृथ्वीराज। अब देखो, पहला जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, चौहानों की वीरता के बारे में है, खासकर किसके, पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है। और इसको लिखा किसने है, तो पृथ्वीराज के परम मित्र चंद बरदाई ने, चंद बरदाई जी ने, है ना। और तीसरा, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इसका उपयोग गोरी की हत्या के संदर्भ में किया जाता है। इन द यूज्ड इट इज यूज्ड एज अ हिस्टोरिकल सोर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोरीज असैसिनेशन। अब यहाँ पर इस चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज रासो में गोरी की हत्या के बारे में है, जो किसने करी थी, पृथ्वीराज ने। और किस प्रकार से करी थी, तो आंखों में तीर मार करके, शब्द भेदी बाण चला करके, ठीक है। तो ये आपने कहानी भी सुनी होगी, हालांकि इसको इतिहास से बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐतिहासिक रूप में उस बुक को यूज़ किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। और पृथ्वीराज रासो के समकालीन थे चंद्र बरदाई, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और डी ऑप्शन अवेलेबल है, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, ठीक है। एक और चीज आप ध्यान रख लीजिए, पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी साहित्य की पहली कृति मानी जाती है, हिंदी साहित्य की प्रथम कृति मानी जाती है पृथ्वीराज रासो। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, पाल वंश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पाल वंश कहाँ का है, ये बंगाल के पाल वंश की बात कर रहे हैं। कहाँ, बंगाल, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, गोपाल का चयन सामंतों द्वारा किया गया था। गोपाल वॉज इलेक्टेड बाय दी फ्यूडल लॉर्ड्स। अब यहां पर समझिएगा, ये जो गोपाल था, पाल वंश का फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी या पाला डायनेस्टी बोलते हैं इंग्लिश में। हुआ ये था कि जो बंगाल है उसकी समाप्ति बंगाल में जो गौड़ राजवंश था, शशांक की मृत्यु के बाद जब हर्षवर्धन वाला समय आया तो वहाँ पर वो ब्लैंक सा आ गया था, तो कोई वहाँ पर बड़ा राजा था नहीं। तो वहाँ पर जो आम लोग थे या सामंत लोग थे, उन्होंने मिलकर के अपने से किसी एक को राजा बना लिया, जो कि कौन बना, गोपाल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही ले लीजिए। दूसरा, पालों के समय पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की निर्माण हुआ। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग दी पाला पीरियड, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। इन्हीं के समय पर विक्रमशिला, उदंतपुरी महाविद्यालय, उदंतपुरी और मठों का निर्माण हुआ बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है। अब आपको बताना है विक्रमशिला और उदंतपुरी जैसे महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित स्टडी ज़्यादातर कराई जाती थी, कौन से शाखा के स्टडी वहाँ पर होती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तीसरा नंबर का, पाल शासक बौद्ध धर्मी नहीं थे। द पाला रूलर वर नॉट फॉलोअर ऑफ बौद्धिज्म। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि पाल राजा जो थे वो बौद्ध धर्मी ही थे, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन में बी अवेलेबल है, पहला और दूसरा के रूप में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, बल्लाल सेन कौन, सेन डायनेस्टी, बल्लाल सेन। पहला, कुलीन प्रथा से संबंधित था, तो बल्लाल सेन ने बंगाल में कुलीन प्रथा की शुरुआत करी थी, स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, स्मृतिकार के रूप में प्रसिद्ध था, ये इसने बहुत सारे स्मृतियों ग्रंथों का जो है टीका लिखा था, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और तीसरा, उसने वर्ण व्यवस्था को लचीला बनाया था।
ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये वर्ण विवक्षा को इसने और भी कैसा बना दिया था, रिजिड बना दिया था, रिजिड बना दिया था, यानी कि अलचीला बना दिया था, बहुत कठोर बना दिया था, समझ सकते हो आप हिंदी में, कठोरता से उसका पालन करा था। तो ये स्टेटमेंट तीसरा वाला तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, और ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास वो अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर होगा बी। ठीक, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, गहड़वाल वंश की उत्पत्ति और सत्ता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द पावर ऑफ द गहड़वाल डायनेस्टी। पहला स्टेटमेंट है, गहड़वाल वंश का उदय प्रतिहारों के पतन के बाद गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हुआ था। द गहड़वाल डायनेस्टी इमर्ज्ड गंगा यमुना दोआब रीजन आफ्टर द फॉल ऑफ द प्रतिहार्स। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है? बिल्कुल सही है। गहड़वाल वंश की राजधानी क्या थी? कन्नौज। क्या थी? कन्नौज। तो स्टेटमेंट, और कन्नौज कहाँ पर है? यही गंगा यमुना दोआब में क्षेत्र में है, बड़ा फर्टाइल इलाका। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इस वंश की प्रारंभिक राजनीतिक शक्ति का केंद्र कन्नौज था, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला दूसरा दोनों। तीसरा, गहड़वाल शासकों ने स्वयं को राष्ट्रकूटों का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो ऐसा कोई उन्होंने अपने आप को राष्ट्रकूटों से नहीं जोड़ा था, किसी भी उनके अल्पलेख में इस प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है कि गहड़वाल रूलर्स डिक्लेयर्ड देमसेल्व एज डायरेक्ट सक्सेसर ऑफ द राष्ट्रकूटा, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर आप ले सकते हैं बी, 1 और 2 करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 युद्धों के बारे में है, जिसको आपको लाइन से जमाना है। द कंसिडर द फॉलोइंग बैटल्स एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला स्टेटमेंट है हल्दी घाटी के बारे में। तो हल्दी घाटी कब हुआ था? 1576, 1576। खानवा का बैटल 1527 और तराइन का बैटल 1192। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? तराइन का आएगा, तो तीसरा सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा 27 वाला यानी कि 2, और उसके बाद फिर 1, 3 2 1, सिंपल है। ऑप्शन नंबर 3 सी अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में तीसरा वाला ऑप्शन आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए सिंपल था क्वेश्चन, बड़ा आसान था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। पढ़िए, जयचंद के शासन और तुर्क आक्रमणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीजन ऑफ जयचंद्र एंड तुर्किश इन्वेजन। पहला, जयचंद गहड़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। जयचंद्र इज कंसीडर्ड द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ द गहड़वाल डायनेस्टी, बिल्कुल सही। इसके बाद इनका पतन हो गया था, है ना? कब? 1194 के बाद। दूसरा, उसके शासनकाल में मोहम्मद गोरी ने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया। ड्यूरिंग हिज रीजन मोहम्मद गोरी इन्वेडेड द गंगा यमुना दोआब। इसने 1192 में गोरी का साथ दिया तराइन के सेकेंड बैटल में, और 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में उसी से हार गया, गोरी से, और मारा गया, है ना, जैसे को तैसा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और तीसरा, चंदावर 4 के युद्ध में जयचंद की पराजय निर्णायक सिद्ध हुई, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो 18 में आंसर आप सी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
हिंदू शाही राजवंश के बारे में अगेन क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिंदू शाही डायनेस्टी। पहला, उनका केंद्र गांधार काबुल क्षेत्र था। अब याद रखिएगा, जो हिंदू शाही राजवंश था वो अफगानिस्तान से लेकर के कहां तक फैला था? कश्मीर तक। ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, यह राजवंश गुर्जरों के समकालीन था। दिस डायनेस्टी वॉज कंटेम्पररी टू दी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। बिल्कुल करेक्ट है, मैंने बताया था शुरुआत में ही। तीसरा, उन्होंने उत्तर पश्चिम से अरब आक्रमण को रोके रखा। दे हेल्ड बैक द अरब इन्विजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ये भी स्टेटमेंट हमने शुरू में देखा था, करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन में सही है। 1 2 3 ऑल इज करेक्ट। ठीक, आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द सोलंकी और चालुक्य डायनेस्टी ऑफ गुजरात। गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के बारे में कथनों पर विचार करना है ना। गुजरात के सोलंकी राजवंश। पहला, सोलंकी शासक हिंदू और जैन दोनों धर्मों को संरक्षण देते थे। द सोलंकी रूलर पैट्रोनाइज्ड बोथ हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। बिल्कुल करेक्ट। इनके समय पे हिंदू मंदिर भी बने थे और जैन, ज्यादातर जैन को मान्यता देते थे लेकिन हिंदू भी ये थे। दूसरा, वंश की प्रारंभिक राजधानी अनिलवाड़ा पाटन थी। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, द इनिशियल कैपिटल ऑफ द डायनेस्टी वॉज अनिलवाड़ा पाटन। और तीसरा, सोलंकी वंश दक्षिण भारत के चालुक्यों की शाखा थी। द सोलंकी डायनेस्टी वॉज अ ब्रांच ऑफ द चालुक्य ऑफ साउथ। अब यहाँ पर कुछ इतिहास के बुक में मिलता है कि चालुक्यों की एक शाखा थी, कुछ में नहीं मिलता है, लेकिन जो मिलता है वो सही माना जा सकता है। तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट लिया जा सकता है। ठीक है, हालांकि एक और 2 भी ऑप्शन में है, लेकिन चूंकि कहीं कहीं पे इनके दोनों के जिक्र मिलते हैं साथ में होने के, तो आप इसको सही ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप डी ऑप्शन 1 2 3 तीनों ही करेक्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भीमदेव प्रथम के शासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सोलंकी राजा थे भीम, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीजन ऑफ भीमदेव फर्स्ट। पहला, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण उसके शासनकाल में हुआ। द सोमनाथ टेम्पल वॉज रिबिल्ट ड्यूरिंग हिज रीजन। अब यहाँ पर समझिएगा, लगभग 1025 के अराउंड गजनवी का इस पर अटैक हुआ था। ठीक है, और इस मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब उस मंदिर को वापस से रिबिल्ड किसने करा था? इसी भीम प्रथम ने करा था। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वह शासक था। ये हमने बताया अभी 1025 वाला सोमनाथ टेम्पल वाला, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ही वॉज द रूलर ड्यूरिंग महमूद गजनवीज इन्विजन, सही है। तीसरा, उसने अनिलवाड़ा पाटन को छोड़कर राजधानी को धार बनाया। ही अबंडेंड अनिलवाड़ा पाटन एंड मेड धार हिज कैपिटल। तो उसकी राजधानी कभी धार थी ही नहीं, तो स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। तो सही विकल्प इसमें क्या होगा? 1 और 2, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आप आंसर बी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कुमारपाल के बारे में क्वेश्चन है। कुमारपाल कौन था? ये चालुक्य शासक था। चालुक्य रूलर कुमारपाल के शासन और धार्मिक नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह पहले शैव था, बाद में जैन धर्म का अनुयायी बना। He was initially Shaivite but later become a follower of Jainism। बिल्कुल सही। इसके जो आचार्य का नाम था, आचार्य हेमचंद्र से प्रभावित होकर किसने क्या अपना लिया? जैन धर्म। तो स्टेटमेंट पहला करेक्ट है। दूसरा, जैन आचार्य, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जैन आचार्य हेमचंद्र उनके सर्वप्रथम धर्मगुरु थे। स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, उसने वैदिक यज्ञों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। He completely banned वैदिक सेक्रीफाइसेस। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं करा था। वो जैन धर्म अपनाया जरूर था, लेकिन उसने वैदिक धर्मों के प्रति ऐसा कोई बुरा बर्ताव नहीं किया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर ले सकते हो आप ए, 1 और 2 करेक्ट, तीसरा जो है इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रूल ऑफ गॉड
किंग शशांक। गौड़ राजा शशांक के शासन के बारे में विचार करें। गौड़ राजा मतलब जो गौड़ देश है, उनके राजवंश जो था गौड़ देश, वो बंगाल में था। कहाँ पर? बंगाल। तो बंगाल को इस समय पर गौड़ देश के रूप से जाना जाता था। ठीक है, उसके शासन के बारे में आपको विचार करना है। पहला, इन पर बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाने का आरोप लगाया जाता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे बौद्ध साहित्यों में बताया गया है कि इसने जो है बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा करके, क्योंकि वो बिहार में है गया, और जो बिहार है उस समय पर बंगाल के अंतर्गत ही आता था, तो वहां से उसने कटवा कर उसको गंगा नदी में फेंकवा दिया था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसने बंगाल में ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा, इसके मरने के बाद भी गौड़ शक्ति स्थायी रही, बिल्कुल गलत। इसके मरने के बाद ये गौड़ों की जो शक्ति थी वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसकी हत्या किसने करी थी? तो ध्यान रखना, हर्षवर्धन ने, है ना, हर्षवर्धन ने। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो 1, 2 सही है, तीसरा गलत है, यहाँ पर बी ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, सोलंकी स्थापत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोलंकी आर्किटेक्चर। यहाँ पर जो सोलंकी राजवंश है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं उनके आर्किटेक्चर पर, याद रखिएगा। पहला, मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी कालीन निर्माण है। मोढेरा सन टेम्पल इज द सोलंकी एरा कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। मोढेरा कहाँ पर? गुजरात। मोढेरा सन टेम्पल, मोढेरा कहाँ पर? गुजरात। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे सन टेम्पल है ये आपको बताना है। ठीक है, कश्मीर, और आपका ये बहुत फेमस वाला ये उड़ीसा में कोणार्क, और इसके अलावा और आप जो जानते हैं वो कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, दूसरा, रानी की वाव का निर्माण भीमदेव फर्स्ट की स्मृति में हुआ था। उनकी रानी ने बनवाया था। वाव का मतलब आप ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। और रानी की जो वाव थी वो एक्चुअल में क्या थी? वाव मतलब बावड़ी, बावड़ी जिसमें बड़ा सा जलकुंड होता था, उसके नीचे सीढ़ियाँ होने के लिए सीढ़ियाँ लगी होती थी वहाँ उतरने के लिए, और वहाँ पर सिर्फ रानियों के द्वारा ही स्नान किया जा सकता था, कोई और वहाँ पर नहीं जा सकता था। और काफ़ी सुंदर है, आप इसको यूट्यूब में सर्च मार के देखिए, बड़ा सुंदर है रानी की वाव। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा, सोलंकी स्थापत्य द्रविड़ शैली से पूर्णतः मुक्त था। सोलंकी आर्किटेक्चर वॉज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द्रविडियन स्टाइल। अब ये सोलंकी स्थापत्य है वो बेसिकली आप देखोगे गुजरात के इलाके के आसपास आता है। ठीक है, गुजरात तो थोड़ा उससे नीचे भी आता है, तो वहाँ पर आपको द्रविड़ बेसर शैली से चीज़ें मिलेंगी। तो द्रविड़ का स्थापत्य का उससे प्रभाव मिलेगा, नागर और द्रविड़ दोनों का आपको वहाँ पर मिश्रण मिलेगा। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, और पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। तो बी ऑप्शन में अवेलेबल है, 1 और 2 करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदू शाही राजा जयपाल के बारे में विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिंदू शाही किंग जयपाल। उसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, बिल्कुल किया था। शुरुआत में उस पर अटैक करा लेकिन हार गया, उसके बाद फिर लगातार उसी पर अटैक करा महमूद गजनवी ने, है ना। इस युद्ध में वह बुरी तरह पराजित हुआ, बिल्कुल सही। पराजय के बाद जयपाल ने आत्महत्या कर लिया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। अपने बेटे को गद्दी सौंप करके उसने जो है आत्महत्या कर ली। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कल्हण की राज तरंगिणी के संदर्भ में आपको बताना है। पहला, यह कश्मीर का प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इट इज ऑथेंटिक हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। क्या इसमें कश्मीर का इतिहास है? बिल्कुल करेक्ट। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। दिस टेक्स्ट रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज, बिल्कुल सही। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। और तीसरा, कल्हण लोहार वंश के हर्ष का दरबारी था, यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कल्हण वॉज अ कोर्टियर ऑफ हर्ष ऑफ द लोहार डायनेस्टी। तो इस तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो कश्मीर का प्रामाणिक इतिहास है, ये 11वीं सेंचुरी में ये बुक लिखा गया था, 11वीं सेंचुरी में लिखा गया था। और इतिहास इसका कंटेंट है, इतिहास पर लिखा गया ये संस्कृत भाषा का पहला किताब है, याद रखिएगा।
तो संस्कृत भाषा में लिखा गया इतिहास का पहला ग्रंथ है कल्हण की राज तरंगिणी, ठीक है। और कल्हण लोहार वंश के हर्ष का दरबारी था। ये हर्ष जो है हर्षवर्धन नहीं है, ये हर्ष लोहार वंश का है, वर्धन वंश का नहीं। और इसे कश्मीर का नीरो कहा गया है, कश्मीर का नीरो, ठीक है। अब कश्मीर का नीरो क्यों कहा गया है आप कमेंट में बताइए। और ये नीरो था कौन जिसको लेकर के हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा गया, ठीक है। तो ये आपको दो स्टेटमेंट बताने हैं 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा 1 और 2 करेक्ट है, और बी ऑप्शन में अवेलेबल है 1 और 2, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27। गुजरात के सोलंकी वंश का ऐतिहासिक महत्व क्या है, ठीक है। द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी ऑफ गुजरात इज मेनली नोन फॉर विच रीजन। पहला, समुद्री साम्राज्य की स्थापना, तो इनका कोई साम्राज्य स्थापना में तो बहुत बड़ा योगदान रहा नहीं, खास करके समुद्र में, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बी, मंदिर स्थापत्य और सांस्कृतिक संरक्षण, ये हो सकता है। सी, पूर्ण सैन्य केंद्रीकरण, बिल्कुल गलत। और दक्कन के विजय अभियान, तो दक्कन में कोई विजय अभियान इनके द्वारा चलाया तो नहीं गया था, ठीक है। तो जो राजपूत राजवंश है खास करके राजस्थान गुजरात के, उन्होंने कोई बहुत बाहर कैंपेन नहीं चलाया कभी भी, ठीक है, वो आपस में ही रहे। तो मंदिर स्थापत्य के रूप में यहाँ पर आपको दिखेगा मोढेरा मंदिर, ठीक है। इसके अलावा माउंट आबू में जैन मंदिर, रानी की वाव, तो ये सारे सांस्कृतिक और मंदिरों स्थापत्य से रिलेटेड है, तो भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 के बाद 28 क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीजन ऑफ धंगदेव या धंग के शासनकाल के संदर्भ में आपको विचार करना है। ये धंगदेव थे कौन, तो ये धंगदेव जो थे वो चंदेल राजवंश के राजा थे, चंदेल। पहला, धंगदेव ने चंदेल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके काल में खजुराहो मंदिर का प्रमुख निर्माण हुआ, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मेन कंस्ट्रक्शन ऑफ खजुराहो टेम्पल ऑकर्ड ड्यूरिंग हिज टाइम, बिल्कुल सही। उसने महमूद गजनवी के आक्रमण को निर्णायक रूप से पराजित किया, तो यहाँ पर इसके समय पर कोई भी महमूद गजनवी से रिलेटेड इसमें आक्रमण का कोई जिक्र नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। इनके बाद आक्रमण हुए थे, इनके ऊपर नहीं हुए थे, ठीक है। इसके समय खजुराहो का जो मंदिर है, जो कि खजुराहो शैली पर आधारित है, और इसमें विष्णु मंदिर है, चतुर्भुजीय विष्णु मंदिर, और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ये सारे मेन टेम्पल है इसमें, ठीक है। तो 1 और 2 करेक्ट है, और डी ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आप आंसर डी ले सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, चंदेल स्थापत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चंदेल आर्किटेक्ट। फिर से चंदेलों के आर्किटेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा, हालांकि बार बार पूछता है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला, खजुराहो मंदिर नागर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। खजुराहो टेम्पल्स आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ नागर स्टाइल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। खजुराहो मंदिर खजुराहो शैली में है, जो कि नागर का ही पार्ट है। खजुराहो कला नागर का एग्जाम्पल है, ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, चंदेल स्थापत्य में कामुक मूर्तियां धार्मिक दर्शन से जुड़ी मानी जाती है। एरोटिक स्कल्पचर इन चंदेल आर्किटेक्ट आर कंसिडर लिंक्ड टू रिलीजियस फिलॉसफी। तो ये इसका बहुत गूढ़ रहस्य है, जो अभी हमेशा जो है लाइमलाइट में रहता है। तो 29 में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही है, और ये तीसरा वाला है, दीज टेम्पल्स आर कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ये मंदिर पूर्णतः बौद्ध परंपरा पर से प्रभावित है। तो ये बौद्ध परंपरा से नहीं है, ये हिंदू परंपरा के मंदिर है, जो है ना। खजुराहो में एक तो जैन मंदिर है, और दूसरा ये हिंदू मंदिर है, बौद्ध मंदिर वहां पर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन बी में अवेलेबल है 1 और 2 करेक्ट।
तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, 1 और 2। ठीक है, चलिए आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ललितादित्य ऑफ द कारकोट डायनेस्टी। कारकोट डायनेस्टी कहाँ का? कारकोट जो है वो कश्मीर की डायनेस्टी है, कश्मीर का राजवंश है। चलिए, कारकोट वंश के ललितादित्य के बारे में विचार करें। यह अत्यंत शक्तिशाली शासक था, बिल्कुल सही। दूसरा, मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, ही वॉज वेरी पावरफुल। ओके, सेकेंड, ही बिल्ड दी मार्तंड सन टेम्पल, दोनों सही है। तीसरा, ही रूल्ड ओनली ओवर कश्मीर, उसने केवल कश्मीर तक शासन किया। अब इसका जो शासन था वो कश्मीर के बाहर भी था, लाइक अफगान वाले इलाके में, पाकिस्तान वाले इलाके में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला दूसरा दोनों सही हैं, बी ऑप्शन में अवेलेबल है, और तीसरा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ललितादित्य के बारे में क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारे आज के 30 कदम 2.0 सीरीज का जो 20वां चैप्टर था, कश्मीर, बंगाल और राजपूत राजवंश, ये हमने ख़त्म करा। और अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।